नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा, जिसका सबको इंतजार था। आखिरकार वो हुआ। यूपी में मंत्रिमंडल के गठन के बाद आखिरकार अब मंत्रियों को उनके विभाग मिल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। मंत्रिमंडल में विभाग मिले हैं और अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली है। किसे क्या मिला है ये आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। इसके साथ ही आपको उत्तराखंड की सियासी हलचल से भी रूबरू कराएंगे। यहाँ अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए हैं और आज यहाँ का सियासी तापमान बढ़ने के भी आसार हैं। बिल्कुल, और इन्हीं सब पहलुओं पर करेंगे इस बुलेटिन में विस्तार से चर्चा। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूपी की सियासी खबरों के साथ। तो चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं अनु। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी के पास कुल 34 विभाग है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 3 विभाग मिले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 6 विभाग मिले हैं। इसके अलावा जितिन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पीडब्ल्यूडी विभाग अब जितिन प्रसाद संभालेंगे। और इसके अलावा चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास विभाग मिला है। धर्मपाल सिंह को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग, स्वतंत्र देव सिंह को मिला है जल शक्ति मंत्रालय। अरविंद शर्मा संभालेंगे नगर विकास मंत्रालय। साथ ही बेबी रानी मौर्य की बात करें तो इन्हें महिला कल्याण मंत्रालय दिया गया है। आज सभी मंत्री अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 34 विभाग हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 3 विभागों का जिम्मा संभालेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 6 विभाग दिए गए हैं। जितिन प्रसाद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो यूपी के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और आज ये अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो आपको बता दें, विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के पास 34 विभाग रहने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य को 6 विभाग, जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य को भी महिला मंत्रालय दिया गया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी सरकार 2.0 के तमाम मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए गए हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि इस बार किन मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। पहले बात करते हैं योगी सरकार 2.0 के कैबिनेट मंत्रियों की, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास विभाग मिला है। खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग भी मिला है। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग भी उनके पास है। ब्रजेश पाठक को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मिला है। चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग भी उनके पास है। सुरेश खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग मिला है। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग मिला है। लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास एवं चीनी मिलों वाला विभाग मिला है। जयवीर सिंह को पर्यटन और संस्कृति विभाग मिला है। धर्मपाल सिंह को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग मिला है। नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास विभाग, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन विभाग मिला है। भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज विभाग मिला है। अनिल राजभर को श्रम एवं सेवा योजन और समन्वय विभाग मिला है। जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग मिला है। राकेश सचान को सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग मिला है। अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग मिला है। योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी मिला है। आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा विभाग, उपभोक्ता संरक्षण और बॉट माप विभाग भी मिला है, जबकि संजय निषाद को मत्स्य पालन विभाग मिला है। योगी 2.0 सरकार के ये वो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें उनके विभाग दिए जा चुके हैं और इसके बाद ये सभी मंत्री इन विभागों की पूरी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात विभागों के बंटवारे की, क्योंकि जिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है उनमें सभी 20 राज्य मंत्री भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में देखिए किसे कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आदित्यनाथ योगी, केशव प्रसाद मौर्य, मैं ब्रजेश पाठक, सुरेश कुमार खन्ना, मैं स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, मैं डॉक्टर संजय निषाद। योगी सरकार 2.0 में शपथ लेने के बाद अब मंत्रियों के काम का बंटवारा भी हो गया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं यूपी सरकार के 20 राज्य मंत्रियों में किसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई। मयंकेश्वर सिंह को संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। दिलचस्प है कि मयंकेश्वर शरण सिंह ने अमेठी के तिलोई में भाजपा का विजय परचम लहराया। माना जा रहा है कि इस जीत के बदले में उन्हें अहम मंत्रालयों में भूमिका निभाने का मौका दिया गया। इसी तरह योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। योगी सरकार में मेरठ का हस्तिनापुर से विधायक चुने गए दिनेश खटीक की दूसरी पारी होगी। उन्हें पश्चिमी यूपी में भाजपा की दलित राजनीति का अहम चेहरा माना जाता है। इसी तरह राज्य मंत्री संजीव गोंड के हिस्से में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग आया है। सोनभद्र की ओबरा सीट से चुनाव जीतने वाले संजीव गोंड की भी योगी सरकार में दूसरी पारी होगी। दिलचस्प ये है कि दुद्धी से 7 बार विधायक रहे विजय सिंह गोंड के बाद मंत्री बनने वाले संजीव गोंड ही दूसरे आदिवासी नेता हैं। जबकि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख को कृषि के साथ साथ कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में एकमात्र सिख चेहरा रहे बलदेव सिंह औलख रामपुर की बिलासपुर सीट पर भाजपा का विजय परचम बुलंद करते आए हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में उन्होंने सपा के अमरजीत सिंह को सिर्फ 307 वोट से हराया। इसके अलावा राज्य मंत्री अजीत पाल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जसवंत सैनी को संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास, जबकि रामकेश निषाद को जल शक्ति, मनोहर लाल मन्नू उर्फ मन्नू कोरी को श्रम एवं सेवायोजन, संजय गंगवार को गन्ना विकास, ब्रिजेश सिंह को लोक निर्माण, केपी मलिक को वन एवं पर्यावरण, सुरेश राही को कारागार, सोमेंद्र तोमर को ऊर्जा, अनूप प्रधान को राजस्व, प्रतिभा शुक्ला को महिला कल्याण और बाल विकास, राकेश राठौर गुरु को नगर विकास, रजनी तिवारी को उच्च शिक्षा, सतीश शर्मा को खाद्य एवं रसद, दानिश आजाद को अल्पसंख्यक कल्याण और विजय लक्ष्मी गौतम को ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास में बतौर राज्य मंत्री कामकाज सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं जिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें सभी 14 स्वतंत्र प्रभार भी शामिल हैं, जिसमें दयाशंकर सिंह, नितिन अग्रवाल और साथ ही असीम अरुण का नाम भी शामिल हैं। ऐसे मंत्री भी हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। पच्चीस मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जिन महारथियों ने उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए सौगंध ली थी, अब उन सभी के विभागों का बंटवारा हो गया है। इनमें 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं, जिसमें नितिन अग्रवाल, जो कि पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, जिन्होंने हरदोई में भाजपा का कमल खिलाया, उन्हें आबकारी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। वहीं बलिया नगर से सपा के नारद राय को हराने वाले भाजपा के कद्दावर नेता दयाशंकर को परिवहन विभाग दिया गया है, जबकि आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण जैसा विभाग मिला है। ये तीनों पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि योगी 1.0 में शामिल रहे कपिल देव अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग और कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्री और गिरीश यादव को खेल एवं युवा कल्याण विभाग का मंत्रालय दिया गया है। जबकि रविंद्र जायसवाल को स्टाम्प एवं शुल्क, धर्मवीर प्रजापति को कारागार एवं होमगार्ड्स, जयंत प्रताप सिंह राठौर यानी जेपीएस राठौर को सहकारिता विभाग मिला है, जबकि नरेंद्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण, दिनेश प्रताप सिंह को उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात जैसा विभाग दिया गया है। वहीं अरुण कुमार सक्सेना को वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, दयाशंकर मिश्र दयालु को आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन और गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा का विभाग दिया गया है। अब इन सभी पर उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने की जिम्मेदारी होगी, साथ ही 2024 में इनकी समीक्षा भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो इस तरह से तमाम विभागों का बंटवारा अब मंत्रियों के बीच में हो चुका है। चलिए ज्यादा जानकारी देंगे इस पर हमारे संवाददाता लखनऊ से अनुभव शुक्ला का सीधा रुख कर लेते हैं। अनुभव, ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, किस तरह से इसे देखा जा रहा है, कैसे हम रीड करें इसे? देखिए 18 जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम को अगर शामिल कर लें, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री, सभी के विभागों का बंटवारा हो चुका है। और देखिए विभाग किसको क्या अलॉट करने, क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वो जिसको जो विभाग चाहते हैं, जो उनको लगता है कि जो व्यक्ति जहाँ पर काम ठीक ढंग से कर पाएगा, वो विभाग उसको दिया जाता है। इस बार जो हमने देखा है जिस तरीके से विभाग अलॉट हुए हैं, उसमें तकरीबन 5 ऐसे मंत्री जिनके विभाग नहीं बदले गए, यानी जिस विभाग की जिम्मेदारी पहले थी योगी 1 में, योगी 2 में भी उसकी जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। जैसे आप देखिए सुरेश खन्ना, पहले से हर कोई जान रहा था उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने शपथ ली कि इनको तो संसदीय कार्य और वित्त मिलेगा, वही मिला। भूपेन्द्र चौधरी पंचायती राज के पहले मंत्री थे, इस बार भी वही मिला। रविंद्र जायसवाल को आप देखिए, स्टाम्प उनके पास पहले भी था, इस बार भी वही उनके पास है। तो इस तरीके से कुल तकरीबन 5 मंत्री हैं जिनके विभागों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए दोनों जो डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम तो नए ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम इस बार बनाए गए हैं योगी 2 में, तो उनको दिया गया है चिकित्सा विभाग, दिया गया है चिकित्सा और स्वास्थ्य दिया गया है। जबकि केशव प्रसाद मौर्य जिनके पास पहले पीडब्ल्यूडी था, अब उनको ग्राम्य विकास दिया गया है। तो इस तरह से जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनके विभागों में हमें परिवर्तन नजर आता है। इसके अलावा बहुत सारे नए मंत्री हैं, जैसे आपने असीम अरुण की बात कही, वो IPS अफसर है, उसकी नौकरी छोड़कर आए, तो समाज के उत्थान के लिए वो लगातार बात कर रहे थे, इसीलिए समाज कल्याण विभाग उनको मिला है। दयाशंकर सिंह को देखिए, जो बात बार बार AVP गंगा कह रहा था कि जो व्यक्ति संगठन से आता है, हमने यही देखा योगी 1 में कि कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से भरोसा रहता है और उसको ज़्यादातर परिवहन विभाग ही दिया जाता है। जैसे स्वतंत्र देव सिंह पहले आए 2017 में तो परिवहन मंत्री बने, फिर उसके बाद जब रीशफल हुआ, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो वो विभाग मिला। जो संगठन से अशोक कटारिया आए तो उनको मिला, इस बार वो मंत्री नहीं बने। फिर इस बार आप देखिए दयाशंकर सिंह संगठन से आए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, वहाँ से वो विधायक का चुनाव लड़े, बलिया से जीते और अब मंत्री बने, तो उनको फिर परिवहन विभाग ही दिया गया। JPS राठौर जो संगठन से आए हैं, किसी भी सदन की सदस्य नहीं, सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। पिछले योगी 1 में हमने देखा वो मुकुट बिहारी वर्मा के पास वो विभाग था। तो इसी तरह से परिवर्तन किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जितिन प्रसाद। आप देखिए वो जब कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए, MLC बनाया गया और फिर जब रीशफल हुआ तो उनको प्राविधिक शिक्षा दिया गया। लेकिन इस बार जब हम कहें विभागों का बंटवारा हुआ तो पोर्टफोलियो बांटे गए, उनको PWD बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। PWD लोक निर्माण विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है और उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। अगर हम कहें IAS अफसर रहे AK शर्मा, उनको भी 2 बहुत महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। क्यों? नगर विकास है, देखिए अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है नगर विकास, और उसके अलावा ऊर्जा, यानी जो योगी 1 में जो विभाग था श्रीकांत शर्मा के पास, वो ऊर्जा विभाग भी अब अरविंद शर्मा को दिया गया है। यानी 2 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उनको दी गई। नितिन अग्रवाल की आपने बात की, नितिन अग्रवाल को इस बार आबकारी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। तो हमें यही लग रहा है, हम जब इस पूरे नामों को देख रहे हैं और किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है, तो कहीं पर ये भी देखा गया है कि किसके पास क्या एक्सपीरियंस है, किसने कहां पर बेहतर काम किया योगी 1 में, और फिर कुछ विभागों में जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें इसे देखते हुए कि क्या और बेहतर किया जा सकता है। तो पुराने अनुभव और साथ ही नई जिम्मेदारियों के साथ ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और आज अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी भी ये तमाम मंत्री संभाल लेंगे। वो भी जानकारी और तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को देंगे। अनुभव, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं दयाशंकर सिंह को परिवहन विभाग मिलने के बाद वो अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। उनके समर्थकों ने उन्हें मिठाई खिलाई और उन्हें परिवहन विभाग मिलने पर बधाई दी। तो दयाशंकर सिंह को भी विभाग मिल चुका है और देखिए जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद किस तरह से समर्थकों में जोश और जश्न मनाते हुए ये तमाम समर्थक नजर आए। तो ये तस्वीरें जहां उन्हें बधाई दी गई और उसके बाद आज जहां जिम्मेदारी तमाम मंत्री संभालने भी वाले हैं, उन्हें परिवहन विभाग दिया गया है। और जैसा हमारे संवाददाता अनुभव ने भी बताया कि संगठन से निकलकर जो भी नेता आगे आते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, अमूमन उन्हें परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी अक्सर दी जाती है। ऐसा पहले देखा गया और इस बार भी दयाशंकर सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष BJP में रहे हैं।
और एक बड़ी खबर मिल रही है, आज विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालेंगे सतीश महाना। सतीश महाना को लेकर आज औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। महराजपुर से लगातार 8वीं बार विधायक बने हैं सतीश महाना। विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र जमा करने की समय सीमा सोमवार दोपहर 2 बजे तक खत्म हो चुकी थी और निर्धारित समय सीमा तक सिर्फ महाना का नामांकन पत्र ही प्रमुख सचिव विधानसभा के कार्यालय में जमा हुआ। लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष पद पर सतीश महाना के निर्वाचन की घोषणा अब मात्र औपचारिकता ही रह गई है, क्योंकि साफ है कि सतीश महाना ही ये पद अब संभालने वाले हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध एक तरह से चुन लिए गए हैं सतीश महाना। एकमात्र उन्हीं का नामांकन है जो तय समय सीमा में पहुंचा और आज वे विधानसभा अध्यक्ष पद संभालने वाले हैं। तो सतीश महाना को लेकर आज औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। महराजपुर से लगातार 8वीं बार वे विधायक रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अब निर्विरोध उनका आज ऐलान हो जाएगा। वे चुने गए हैं और एक लंबा अनुभव भी उन्हें है, शायद इसीलिए भाजपा ने विश्वास जताया। सतीश महाना का स्पीकर के रूप में निर्विरोध चुना जाना तय। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया और इसी के साथ तय हो गई स्पीकर चुनाव के नतीजे की तस्वीर। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सतीश महाना ने सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में स्पीकर के लिए नामांकन का पर्चा भरा। सपा समेत सभी दलों ने सतीश महाना के नाम का समर्थन किया है। विरोधी दलों के नेता भी इस मौके पर टंडन हॉल में मौजूद थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने और श्री अवधेश प्रसाद जी ने भी उनके नाम का प्रस्ताव किया है और जितने भी दल विधानसभा में हैं उन सभी दलों ने श्री सतीश महाना जी के नाम का प्रस्ताव किया है और लगभग ये तय है कि श्री सतीश महाना जी का निर्विरोध निर्वाचन तय। नामांकन के दौरान प्रस्तावक के रूप में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया भी मौजूद थे। आपने भी समर्थन किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी दलों ने किया है और ये 1991 से लगभग यही परंपरा देख रहे होंगे आप तो देख रहे होंगे। उसके भी पहले से चुनाव नहीं हुआ है। नहीं, चुनाव होना भी नहीं चाहिए। तो सभी अध्यक्ष तो सर्वसम्मत से होना चाहिए। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने भी स्पीकर के रूप में सतीश महाना का समर्थन करने का ऐलान किया। आज हम लोग जो एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है स्पीकर के चयन का, कि सारे दलीय नेता चूंकि आकर के स्पीकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आकर के नॉमिनेशन में भी शामिल हुआ और चूंकि जो एक और कल जब वह चयन हो जाएगा निर्विरोध तो फिर हम लोग उनको ले जाके आसन तक भी बैठाएंगे। सतीश महाना 8 बार से विधायक हैं। पिछली योगी सरकार में सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री थे और विपक्ष के तमाम नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं। राजनीति के आने के बाद भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर पहुँचेंगे। और जिस महत्वपूर्ण पद के ऊपर बैठते हैं उस पद की गरिमा और उस पद की मर्यादाएं होती हैं, तो उस पद की गरिमा और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी जिम्मेवारी है कि विधानसभा के सारे माननीय 403 सदस्यों के अपेक्षाओं के प्रति मैं खरा उतर सकूँ। पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर ही सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मेरे जो भी प्रयास होंगे मैं करूंगा। विधानसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चा तेज थी, लेकिन एक बार फिर तमाम दलों ने पुरानी परंपरा को कायम रखने का फैसला किया है, जिससे सदन के सबसे ऊंचे आसन को लेकर सभी का भरोसा और मजबूत हो सके। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर के साथ मऊ से खबर है, जहां मुख्तार अंसारी चर्चित एम्बुलेंस मामले से जुड़ी ये खबर। डॉक्टर अलका राय और साथी शेषनाथ राय गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज सुबह 4 बजे की बाराबंकी पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। इस दौरान डॉक्टर अलका राय का कहना है कि मेरे ऊपर कराया गया मुकदमा बेबुनियाद है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आज सुबह 4 बजे ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अब डॉक्टर अलका राय के द्वारा कहा गया कि मुकदमा बेबुनियाद है। और राहुल कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इस पूरे मामले को लेकर अलका राय
पर भी गिरफ्तारी की गई है, अलका राय की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन उनका कहना इसमें यह है कि वो बेबुनियादी इल्जाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि पहले दिन से जब पहली बार इनकी गिरफ्तारी जब हुई तो उसके पहले इन्होंने मीडिया को जो अपना बयान दिया था उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने साइन किया है मुख्तार अंसारी को फेवर में एम्बुलेंस के लिए। वो एम्बुलेंस जो है उनके मुख्तार अंसारी के कोटे से ली गई, लेकिन एम्बुलेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वो एम्बुलेंस उन्हें मिली नहीं, लेकिन उन्होंने कभी कोई इस पर इंक्वायरी नहीं की थी। वो प्रकरण चलता है, फिर एक लंबे समय बाद इनकी गिरफ्तारी है। जब ये प्रकरण पंजाब में मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस पकड़ा जाता है तो आज अलका राय के ऊपर जब दोबारा गैंगस्टर लगता है और ये 8 महीने बाद बिल्कुल अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ रहता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।